हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम विदेशी आक्रमणों के विषय में पढ़ेंगे। जो हमारे यूनानी आक्रमण हुए और ईरानी आक्रमण हुए, तो ये हमारे सिलेबस में है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे विदेशी आक्रमण क्या थे। जिस समय मगध के नेतृत्व में पूर्वी भारत में एकीकरण का दौर चल रहा था, तब भारत उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में विकेंद्रीकरण तथा राजनीतिक अस्थिरता थी। सभी छोटे छोटे राज्य सत्ता के लिए संघर्षरत थे। किसी भी शासक ने एकता पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस राजनीतिक दुर्बलता और राजनीतिक अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे भारत पर दो भीषण आक्रमण हुए। इनमें से प्रथम ईरानी तथा द्वितीय यूनानी आक्रमण था। पहला हम ईरानी आक्रमण देख लेते हैं। ईरानी आक्रमण के बारे में हेरोडोटस, स्ट्रैबो तथा एरियन ने लिखा है। जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उस समय ईरान के हकमनी शासक भी अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। भारत पर पहला आक्रमण करने में प्रथम सफलता डेरियस, जिसे दारा भी कहा जाता है हिंदी में, डेरियस प्रथम को प्राप्त हुई, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। डेरियस का शासनकाल 521 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक माना गया है। हकमनी साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कंबोज, पश्चिमी गांधार, सिंध को जीत लिया था। डेरियस ने अपने राज्य को 23 प्रांतों में विभक्त किया था, जिनके शासन को क्षत्रप कहा जाता था। डेरियस को इन भारतीय राज्यों से बहुत धन प्राप्त होता था। कुछ समय बाद ये स्वतंत्र हो गए थे। डेरियस के तीन महत्वपूर्ण अभिलेख हैं: बेहिस्तून का, पर्सिपोलिस का और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। देख लेते हैं हमारा ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या थे। भारत के कुछ ही राज्य पर हकमनी साम्राज्य का अधिकार हुआ था, पर इसने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था। पहला है ईरानी लिपिकार कातिब, भारत में लेखन का एक विशेष रूप लेकर आए, जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिपि अरबी की भांति दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के मिले हैं, जिनसे व्यापार के संकेत मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा आकार के गुंबद, ये ईरानी प्रतिरूपों पर ही आधारित थे। चौथा है हमारा अशोक के राजा देश की प्रस्तावना ईरानी प्रस्तावना से मेल खाती थी। पांचवा है ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अपना सिकंदर का यूनानी आक्रमण, जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिकंदर मेसोडेनिया के क्षत्रप फिलिप सेकंड का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें जिनमें कुछ राज्य का शासन गणतंत्र तथा कुछ का राजतंत्र था। ये राज्य पृथक पृथक थे, अतः सिकंदर के द्वारा इन्हें जीतना बहुत ज़्यादा आसान था। सिकंदर यूनान के मकदूनिया राज्य का शासक था। वह पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने एशिया माइनर तुर्क, जिसे कहा जाता है, और इराक ईरान पर विजय हासिल की तथा उसके बाद वह भारत की ओर बढ़ा। हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति के रूप में किया था। इसी कारण सिकंदर आक्रमण के लिए प्रेरित हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। भारत पर आक्रमण का मूल कारण धन प्राप्ति था। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है। उसका प्रथम आक्रमण तक्षशिला की राजधानी आम्भी तथा पोरस के विरुद्ध था, जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के पास पड़ता है। आम्भी ने सिकंदर के समकक्ष समर्पण कर दिया। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर पहला प्रतिरोध पोरस ने किया। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम के किनारे युद्ध को हाइडेस्पीच या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, लेकिन सिकंदर यहाँ पर पोरस के जो उसका साहब था उससे खुश होता है तथा उसको अपने अधीन राजा बनाता है। पर भारतीय राजा की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य वापस कर दिया जाता है। सिकंदर व्यास नदी पर पहुंचा और उसकी सेना ने घुटने टेक दिए, जिसके कारण वह हताश हो गया। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे। वे बीमारियों से भी ग्रसित हो गए थे। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा तथा वहाँ हर समय युद्ध में ही व्यस्त रहा। उसने अपने भूभाग को 3 क्षेत्रों में बांटा तथा यूनानी गवर्नरों को सौंप दिया। व्यास व झेलम का भाग पोरस, झेलम व सिंध का भाग आम्भी तथा पश्चिम भारतीय क्षेत्र फिलिप को दे दिया। लौटते समय उसने स्वभूति को हराया। वह स्थल मार्ग से मकरान से होते हुए बेबीलोन पहुंचा। वहां पर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर ने दो नगर बाउकेफला झेलम नदी पर तथा निकया विजयनगर के रूप में स्थापित किए। आक्रमण के कारण देख लेते हैं। भारत की अपार धन संपदा, राजाओं का आपसी संघर्ष, राजनीतिक एकता का अभाव, विश्व विजय का उसका स्वप्न था सिकंदर का, कुछ भारतीय द्वारा सहयोग का आश्वासन,
नए प्रदेशों की जानकारी की इच्छा। यूनानी आक्रमण के प्रभाव देख लेते हैं। पहला है प्राचीन यूरोप व प्राचीन भारत के मध्य संपर्क। भारत तथा यूनान के मध्य प्रत्यक्ष संबंध। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का विकास। जल मार्ग तथा स्थल मार्गों की खोज। व्यापार को प्रोत्साहन। छत्र प्रणाली द्वारा तथा मुद्रा निर्माण की कला भारत ने यूनान से सीखी। भारत में यूनानी प्रभाव से गांधार शैली का भी विकास हुआ। सिकंदर के आक्रमण से मौर्य साम्राज्य के सिकंदर के आक्रमण से मौर्य साम्राज्य के विजय का मार्ग आसान हो गया था। सिकंदर के इतिहासकार महत्वपूर्ण भौगोलिक विवरण छोड़ गए जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथिवार वर्णन भी किया था। भारत के इतिहास निर्माण में भी योगदान था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दो दो नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन लोगों को देख लीजिए। एक राइटर हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस बुकें हैं हिस्ट्री की, उनके विषय में लिखा है इन्होंने, तो आप ये चीज़ें बहुत ज़रूर याद कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।